तो इस पे क्या होगा, हम ये AP ये वाली लाइन, हम ये OP और हम ये तीसरी लाइन, इनको पैरेलल मान सकते हैं। अगर ये पैरेलल हो गई तो आप देखिए हमने कहा कि चलिए ये तीनों दूरी बराबर हो गई, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, और हमने कहा कि अब देखिए ये जो है R माइनस और R प्लस, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए ये है और ये क्या है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और आप ये क्या आएगा, ये थीटा, यहां पर 2a cos थीटा, यानी जो AM आएगा ये वाला आएगा, ये जो इसका डायरेक्शन इस संदर्भ में होगा AM, हम AM कैसे निकालेंगे, ये इस 2a का cos थीटा होगा, ये साइन होगा, ये cos होगा, तो AM हो जाएगा आपका 2a cos थीटा, 2a का अगर ये थीटा है, ये थीटा हमने जो अभी माना, उसी कारण ये 2a का cos कंपोनेंट AM होगा, तो 2a cos थीटा हो जाएगा ये, मतलब R प्लस और R माइनस में दूरी हो जाएगी 2a cos थीटा, और R माइनस और R प्लस को हमने R मान लिया दूरी के हिसाब से। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, R माइनस R प्लस पे आप क्या करिए 2a cos थीटा रख दीजिए, R इंटू R खैर R स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर R के हमने कर दिया, ये R स्क्वायर आ गया, राइट। ये ध्यान रखिएगा, ये तब एप्लीकेबल है जब ये पॉइंट बहुत दूर होगा और जो डिस्टेंस है R ये बहुत बड़ा होगा, इस डायपोल के बीच में दूरी से बहुत बड़ा होगा, तो अप्रोक्सीमेशन हम ले सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, q/2 4πε0। अब हम जानते हैं कि ये q इंटू 2a जो होता है वो अभी हमने देखा डायपोल मोमेंट होता है, तो इसकी जगह p लिख दीजिए, तो क्या बना 1/4πε0 p cos थीटा बाय R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन OP में है, मतलब इस डायरेक्शन में जो है यूनिट वेक्टर, उसको हम R कैप लिख देते हैं, तो p डॉट R कैप आपका होगा p R cos थीटा, ये तो यूनिट वेक्टर हट जाएगा, p cos थीटा बनेगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही है, p डॉट R बाय R स्क्वायर, ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया, यही चीज सेम चीज वेक्टर फॉर्म में आ गई। तो जो पोटेंशियल होगा एक्सेस पे, यानी अगर आप -q और +q इस तरीके से लिखें, जो पोटेंशियल होगा एक्सिस पे इस जगह पे, वो तो हम देखिए थीटा इक्वल टू 0 होगा या पाई होगा। अब p यहां पर क्या आया था, देखिएगा ये था p cos थीटा, cos 0 होगा या पाई होगा, एक्सिस में क्या होगा, ये एक्सिस है, थीटा क्या होगा, ये थीटा 0 होगा या पाई होगा, थीटा 0 पाई लिख दीजिए, cos 0 1 होता है, cos पाई भी 1 होता है, ये आपका 1/4πε0 आ गया p बाय R स्क्वायर। यदि अगर वो पॉइंट करीब है +q से, तो हमको जो v है वो पॉजिटिव मिल जाएगा, अगर वो -q से है करीब तो नेगेटिव मिल जाएगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों साइन लगा रखा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर एक्सियल नहीं है, इस जगह पे है, इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे है, तो थीटा क्या हो जाएगा π/2, अगर आप p cos थीटा जो आपने देखा था cos थीटा की जगह π/2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आपका v 0 हो जाएगा। जो पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे वो डिपेंड करता है r और p पे, क्या मतलब जो डायपोल मोमेंट है और जो r जिस पॉइंट की जो दूरी है या आप कहें डिस्टेंस वेक्टर है, उनके बीच में एंगल क्या है। जो पोटेंशियल है इस डायपोल का वो डिक्रीज कैसे कर रहा है, देखिएगा R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। आपने देखा था कि जो पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का था वो 1/r के हिसाब से मूव करता था, कम होता था, और हम पहले देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल की वो 1/r3, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी r³ की। देखिए किस तरीके से चीजें चेंज होती हैं। जब दो डायपोल इनको हम लाइन अप करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं क्वाड्रपल। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमारा डायपोल होता है इस तरीके से -q + q। इस सवाल में -q यहाँ है, फिर यहाँ पर आप यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ +q है, यहाँ -q रखा, फिर एक -q रखा, फिर +q रखा, तो ये -2q है यहाँ पे। तो ये एक डायपोल ये था, यहाँ पर एक ही डायपोल है, दो डायपोल है, यानी कि इस दो डायपोल को हम क्वाड्रपल कहते हैं, क्योंकि 4 चार्जेस हैं इसमें। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट Z पे, ये P है जो यहां से यहां तक Z दूरी पर है, राइट, अलोंग द एक्सिस। अगर आपका Z बहुत बड़ा है D से, तो आपको यह भी बताना है कि जो पोटेंशियल है वो इस तरीके से बनेगा, राइट। ये बस ध्यान रखना है, सवाल में दिया हुआ है कि जो डायपोल मोमेंट होगा इस केस में, डायपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2a, डिस्टेंस जो उनके बीच में होती है। हमें डिस्टेंस कितना है d 2d, तो q इंटू 2d आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन यहां पर डिस्टेंस इसके बीच में d है, इसके बीच में d है,
तो डी इंटू डी यानी कि 2 इंटू क्यू डी स्क्वायर, ये आपका बना क्वाड्रपल मोमेंट। इस केस में ये तो 2 चार्ज का था, यहां पर अब 4 चार्ज है, क्वाड्रपल है, तो 2 क्यू डी स्क्वायर आएगा आपका। ठीक, ये हम यूज करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट P है जेड एक्सिस पे, ये जेड दूरी पर है, तो इसकी प्लस क्यू से दूरी कितनी हुई, प्लस क्यू से दूरी कितनी हुई इसकी? देखिए यहां से यहां तक d है, यहां से यहां तक पूरा z है, तो ये दूरी हुई z माइनस डी। अब प्लस से दूरी बता रहा हूं मैं आपको, प्लस से, कौन से प्लस से, ये देखिएगा जो प्लस क्यू चार्ज है उससे दूरी अगर आप इससे लें तो आपकी क्या आएगी, ये z हो गया और ये d हो गया। तो प्लस चार्ज यानी कि इस चार्ज की दूरी में कैलकुलेट कर रहा हूं, वो होगी z प्लस डी, तो ये k इंटू क्यू बाय जेड प्लस डी आपका v आ जाएगा, राइट। लेकिन वो जो चार्ज यहां पर प्लस क्यू इधर रखा हुआ दाएं हाथ पे, वो मैंने अभी भी बताया आपको z माइनस डी, ये पूरा z है, ये d है, तो ये जो दूरी होगी z माइनस डी होगी। तो जो प्लस क्यू चार्ज यहां पर रखा है उसके कारण वो डिस्टेंस z माइनस डी पे है, ये z प्लस डी है, यानी v2 होगा k क्यू बाय जेड माइनस डी, के क्यू बाय आर ही तो होता है, तो आर यहां पर जेड माइनस डी है। अब ये माइनस क्यू बीच में रखा हुआ है, इसके लिए भी, इसके कारण भी निकालना पड़ेगा। तो माइनस क्यू के कारण क्या होगा, देखिए ये पूरा जेड है, तो माइनस क्यू का डिस्टेंस जेड ही हो जाएगा, तो जेड रखेंगे यहाँ पर, माइनस के इंटू चार्ज, अब यहाँ 2q हो जाएगा। अब हम जानते हैं टोटल पोटेंशियल क्या होता है, v1 प्लस v2 प्लस v3, तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए इसको, और रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। अब इसमें एक चीज बनती है कि जो जेड स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर नीचे आ रहा है, अगर मान लीजिए कि z बहुत बड़ा है d से, तो आप इस d को इग्नोर कर सकते हैं, तो z इंटू जेड स्क्वायर जेड क्यूब आ जाएगा। देखिए ये जेड क्यूब आ गया, जेड क्यूब नीचे आया, और यहां पर हमने क्या किया, ऊपर वाला जो था उसमें हमने ये लगा दिया, इसको हमने कहा कि ये डायपोल मोमेंट है, तो हम यहां रख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ये तब्दीली कर सकते हैं। ये जो सवाल में पूछा गया वो तो खैर डायरेक्ट यहां से आ गया, ऐसे होगा ये सवाल। एक चार्ज क्यू है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ यूनिफॉर्मली एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस आर है। एक चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट हुआ यूनिफॉर्मली ओवर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस आपका आर है। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डिस्टेंस आर सेंटर से, जिसमें ये जो आर है ये छोटा है, मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर, कैपिटल आर तो रेडियस है, हमको इस पॉइंट पे निकालना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डिस्टेंस आर पे जो सेंटर ऑफ स्फीयर से है वो ये है। आपको ये भी पता करना है कि पोटेंशियल क्या है सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे क्या है। तो देखिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इस क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो वो तो सीधा हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल हमें जानते हैं कि स्फीयर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, आर इसका कैपिटल लेंगे, जो रेडियस है। अब देखिए ये वी आर, यहां पर वी आर होगा स्मॉल आर, और यहां पर वी कैपिटल आर होगा। वी कैपिटल आर हो गया, इनके बीच में डिफरेंस कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो असली चीज होती है। वी आर माइनस वी स्मॉल आर माइनस वी कैपिटल आर, ये होता है आर से लेकर स्मॉल आर तक जाइए ई डॉट डी आर माइनस। ठीक, अब ये जो चीज है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पर दे रखी है, इसको उतार लीजिए, यहां रख दिया हमने। तो इससे क्या बना, हम जो जो चीज बाहर ला सकते थे हम बाहर ले आए, आर डी आर बचा, ये वाली चीज आगे आ गई। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, आर स्क्वायर बाय 2 आएगा, ये आपके जो लिमिट है वो लगा दीजिए, ये चीज आ जाएगी। अब हमने क्या किया था, वी आर माइनस वी स्मॉल आर माइनस वी कैपिटल आर, तो वी कैपिटल आर को इधर ले आइए, ये तो हम निकाल चुके थे ऑलरेडी, निकाल क्या चुके थे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसको रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ रख दीजिए, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लीजिए, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे आर जीरो हो जाएगा, राइट। सेंटर पे आर जीरो है तो ये चीज हट जाएगी, केवल इतना बच जाएगा जो कि यहां आप देख रहे हैं। अब यदि सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, यानी कि अगर चार्ज एक से ज्यादा हो, पॉइंट चार्जेस ये हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो डिस्क्रीटली, यानी कि एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेटेड हो डिस्टेंस के हिसाब से। ये भी हो सकता है कि कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी कि इस तरीके से कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो एक दूसरे से, यानी कि अगर जैसे चार्ज एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, तो ये एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ हो सकता है। लेकिन अगर एक यहाँ है और बराबर दूरी पे तीसरा है तो इसको हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे।
कई केसेस ऐसे हैं तो जिसमें ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जब चार्ज का है तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जो पॉइंट चार्जेस आप यहां पर देख रहे हैं, जैसे यहां पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ऐसे बहुत सारे Qn तक हम ले जाते हैं। पोजीशन वेक्टर इनकी ओरिजिन से हम लेते हैं R1, R2, इस तरीके से Rn तक लेके जाते हैं इसको। अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करें किसी पॉइंट P पे, मान लीजिए ये पॉइंट P है, इन सब के कारण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट चार्ज के मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है हर एक पॉइंट चार्ज के हिसाब से निकाल लेंगे, उनका समेशन कर देंगे। यानी कि इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है इस पर, इसके कारण क्या हो रही है, इस तरीके से हम इसको एक एक का निकाल के ऐड कर देंगे। कहने का मतलब जो पोटेंशियल है वो V1 से लेकर V2 से लेकर Vn तक का कैलकुलेट कर लेंगे। V की संख्या हमें पता ही है, वो हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R होती है। बस यहाँ पर 1P देखिएगा क्या है, 1 से लेकर P तक, मतलब 1 के कारण जो P पर पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, बस ये इसको ध्यान रखिएगा। 2P क्या है, 2 से लेकर P, NP मतलब इसके कारण, ये बस अब डिस्टेंस वेक्टर ध्यान रखिए। तो अगर हम इस R1P को कहें तो है क्या, ये R है, ये R1 है। तो अगर हम पैरेललोग्राम, ये ट्रायंगल वाला लॉ लगाएं और हम इसका डिस्टेंस वेक्टर जानने की कोशिश करें, हमें R1 और R पता है, तो Q1 के लिए क्या होगा, R - R1। इसलिए बाकी सबका भी इस तरीके से, इसका R1 है, इसका R - R2 है, इस तरीके से आगे तक चले जाएंगे R - Rn तक। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इन सबका जोड़ के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा लगाते हैं, 1 से लेकर n तक करेंगे, मतलब 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, इसका एक जनरल फॉर्म लिख देंगे KQI, जो सब्सक्रिप्ट है QI, मतलब ये I वेरी करेगा, Q1 से लेकर Qn तक जाएगा, RI R1 से लेकर Rn तक जाएगा। अगर चार्ज कॉन्टिन्यूस है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका कॉन्टिन्यूस है, तब हम क्या करेंगे। अब देखिए इस कॉन्टिन्यूस चार्ज में क्या हो रहा है कि एक चार्ज यहां है, दूसरा चार्ज यहां है, तीसरा चार्ज यहां है, यानी कॉन्टिन्यूस चार्ज है, दूरी इसकी बराबर है। तो यहां पर एक कोई मान लीजिए एक रीजन है जहां इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉन्टिन्यूसली। मान लीजिए ये जो रीजन है इसको डिवाइड कर दिया हमने बहुत सारे वॉल्यूम एलिमेंट्स में, हर एक जो है बहुत छोटा है। तो जो वॉल्यूम है हर एक एलिमेंट की, मान लीजिए उसका पोजीशन वेक्टर R' हमने माना, मान लीजिए ये वॉल्यूम जो उसका है वो d टॉ है। इस पोजीशन पे वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो जाएगी, और वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज की वो हम मानते हैं रो R' है। इस ये R' है तो इसको भी R' लेना पड़ेगा। तो अगर हम इस रो R' को और d टॉ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा, है ना। क्यू, ये होता क्या है, रो होता है Q बाय वॉल्यूम, तो Q और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो Q आ जाएगा। तो चार्ज कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने यही वॉल्यूम माना है छोटा छोटा, इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बहुत छोटे, स्मॉल, बहुत छोटा वॉल्यूम एलिमेंट जो है किसी पॉइंट पे P मान लीजिए, ये इस तरीके से नहीं है, ये कंटिन्यूस चार्ज नहीं, ये आपका पिछले वाला डिस्कशन जो था ये हमारा डिस्क्रीट था, लेकिन यहां पर हम कंटिन्यूस की बात करें। तो जो dv बहुत स्मॉल, छोटा सा, इस वॉल्यूम के कारण क्या होगा, हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये q की जगह हम इसको लिख लेंगे, और डिस्टेंस या जो वेक्टर है वो R - R' है ना। मान लीजिए P कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, इसका R है, तो R' इसका हुआ तो R - R' ये इनकी दूरी हो जाएगी, है ना, ट्रायंगल लॉ से। लेकिन अब हमने छोटा छोटा पार्ट माना है, हम इसको पूरे वॉल्यूम के लिए कैसे करेंगे, टोटल वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट करेंगे इसको, पूरे इसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल वॉल्यूम के लिए। ये जो आपका आएगा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो आप रो R' को हम रो ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, हर जगह प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक स्फेरिकल शेल जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर, एक पॉइंट अगर हम अंदर लें और एक पॉइंट हम सरफेस पे लें, स्फेरिकल शेल की अगर हम इस तरीके से स्फेरिकल शेल बनाएं, स्फेरिकल शेल का मतलब होता है अंदर कुछ नहीं है, खाली है, और इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम ये मान लें कि पूरा का पूरा चार्ज बीच में है, सेंटर पे है, ये मान के चलेंगे कि बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होता है -इन्फिनिटी से लेकर R तक E डॉट dr। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम पूरे चार्ज की बात करें तो वो भी मान सकते हैं कि ये सेंटर पे एसोसिएटेड है या सेंटर पे सिचुएटेड है।
तो जो पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट आउटसाइड पे, बाहर पे, यहां पे या फिर सरफेस पे, शेल पे, जिसका मान लीजिए चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, इसका मान लीजिए रेडियस आर है, तो पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे ले लीजिए या इस पॉइंट पे ले लीजिए, आपका 1/4πε क्यू बाय आर, या डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करेगा, आर आपका उस पॉइंट का डिस्टेंस है, उस सेंटर से, ये पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है वो जीरो है, क्योंकि शेल खाली है, बाहर है चार्ज। तो अगर मोशन हो रहा है मान लीजिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज का इस शेल के अंदर, तो कोई काम तो हो नहीं रहा, तो पोटेंशियल जो जितने भी पॉइंट है अंदर के शेल के, उनमें सब में पोटेंशियल सेम होगा जो सरफेस पे होगा, यहां पर वही होगा जो सरफेस पे होगा, जिसका मतलब V होगा 1/4πε0 Q, और ये आप R लिखेंगे क्योंकि ये सरफेस की बात हो रही है, R आपका कैपिटल होगा जब R आपका स्मॉल r छोटा है R से। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी मतलब एक जैसा, पोटेंशियल मतलब जो हमने पोटेंशियल की बात की कि हम इनफाइनाइट से लेकर किसी पी पॉइंट पे ला रहे इलेक्ट्रिक फील्ड में, जितना वर्क डन किया गया फोर्स के अगेंस्ट, वो हमारा पोटेंशियल होता है। तो हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम हो, जैसे मान लीजिए मैंने एक यहां पर लाइन बना दी, हर एक पॉइंट पे सेम है, मैंने एक सर्कल बना दिया, हर एक पॉइंट पे सेम है, तो इन सरफेसेस को हम कहेंगे ये सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसपे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सारे पॉइंट पे बराबर होता है, इक्वल होता है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ किसी पॉइंट चार्ज द्वारा, वो हम जानते हैं V = 1/4πε0 Q बाय R होता है। यदि R आपका कांस्टेंट है तो V ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि तो इस पे वेरी करता है चार्ज, हम कह रहे हैं कि इक्वल चार्ज है। लेकिन इस पॉइंट पे हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सिंगल पॉइंट चार्ज Q, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो सरफेस ऐसे होंगे जो स्फीयर होंगे उस चार्ज को सेंटर पे रख के। यहां पर देखिए एक चार्ज सेंटर पे है, अगर इसके आजू बाजू आप या इसके आसपास आप इस तरीके से इक्वल वो बना दें, मैं सर्कल ठीक नहीं बना रहा हूं, लेकिन जो सर्कल आप देख पा रहे हैं ये या बीच में बना दीजिए, ये सारे हर एक पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल होगा, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट। जो पोटेंशियल होगा दो सरफेस, जैसे मान लीजिए इसको लीजिए, इस वाले को और इस वाले को, ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं, तो दो जो डिफरेंट सरफेसेस हैं उनमें डिफरेंट होगा, लेकिन सेम सरफेस पे सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक पॉइंट चार्ज बना रहा है वो रेडियल डायरेक्शन में, आप देखिए ये रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो ये जो रेडियल लाइंस है ये नॉर्मल होती है इन इक्विपोटेंशियल सरफेस की हर पॉइंट पे। इसका मतलब किसी भी गिवन पॉइंट पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो नॉर्मल होगी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ये इसके नॉर्मल जा रही है जिसे पास हो रही है। सपोज करिए कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएल दिया इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, सरफेस के अलॉन्ग ही दिया। अब इस पे जो काम हुआ या ये कहिए जो काम हमको करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, वर्क हम जानते हैं -E/dl, डीएल हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। ये क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम ये कह रहे हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में यहां भी पोटेंशियल सेम है, यहां भी पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो जीरो है। इसका मतलब E.dl जीरो हो गया, इसका मतलब E.dl cos थीटा जीरो हो गया। इसका मतलब या तो E जीरो होगा या dl जीरो होगा या cos थीटा जीरो होगा। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है, तो cos थीटा जीरो होना चाहिए। cos थीटा जीरो कब जो होगा, जब थीटा = π/2 होगा। यानी कि इससे क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट है dl वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन dl तो आपका सरफेस के अलॉन्ग है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के उस पॉइंट पे। तो इसी तरीके से जो फील्ड लाइंस है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बहुत जरूरी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकें। तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रिवेल करती है एक डायरेक्शन में, जो फील्ड लाइन होगी वो पैरेलल किसके होंगे, एक्स एक्सिस के, और वो आपकी इक्विडिस्टेंस होगी। जबकि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो नॉर्मल होंगी एक्स एक्सिस से, यानी कि वाईजेड प्लेन के पैरेलल होंगी। आप देखें ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिखाया गया है, ये डाइपोल का है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है। अगर आप इक्वल चार्ज यहाँ पर रख देंगे तो इक्विपोटेंशियल यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज के बारे में दिखाया जा रहा है जिसका इक्वल मैग्नीट्यूड है। रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, रिलेशन क्या है?
हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जान गए, V इक्वल टू इनफाइनाइट से हम लेके आए P पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमने काम किया, dr आपका वेक्टर है, तो माइनस इनफाइनाइट टू P डॉट dr, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल के। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी रीजन पे, तो क्या ये पॉसिबल है कि जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें? जो लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दो पॉइंट P और Q के बीच में, अगर हम इसको लिखे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है कैसे, VQ माइनस VP, ये डेल्टा V होता है डिफरेंस इन दोनों का, P से लेकर Q तक ले जाएंगे E डॉट dr। अगर मान लीजिए ये P और Q पॉइंट बहुत करीब है आपस में, तो इस छोटे से डिस्क के लिए हम एक dl डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल E डॉट dl आप लेंगे, यानी कि E डॉट dl है आपका माइनस dv, आपका ये वैल्यू हो जाएगी। dl किस डायरेक्शन में है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो E डायरेक्शन में, और E डॉट dl क्या होता है, E डॉट dl, E dl cos 0, 0 इनके बीच में एंगल